स्टेन केमिस्ट्री विद प्रवेश में आपका पुनः स्वागत है। तो मैंने आपसे कहा भी था कि अभी मैं एक वो चैप्टर है सॉल्यूशन, जिससे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगे और इसके साथ ही साथ इम्पोर्टेंट होंगे आपके होम एग्जामिनेशन में। और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या होगा वो भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि two different solution of sucrose of same molality prepared in different solvent will have the same depression in freezing point। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपने सुक्रोज लिया है। आपने क्या लिया है? आपने सुक्रोज लिया, ठीक है, सुक्रोज। और सुक्रोज का आपने दो सोल्यूशन तैयार किया, एक सोल्यूशन ए, एक सोल्यूशन बी। दोनों की मोललिटी को आपने सेम रखा, दोनों की मोललिटी को आपने सेम रखा। मान लीजिए 1m ये रखा, 1m ये रखा, राइट। दोनों की मोललिटी को सेम रखा, लेकिन जो सॉल्वेंट इस्तेमाल किया, ए के लिए x इस्तेमाल किया, बी के लिए y इस्तेमाल किया। और बताना क्या है? बताना ये है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर ए और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर बी, ये दोनों इक्वल होंगे। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इसके पॉइंट पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, पहले तो आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या होता है, आप ये समझिएगा कि जैसे क्या होता है, जब भी कोई नॉन ओलेटाइल आपने ले लिया, नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट लिया, ठीक है, नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट लिया आपका, जिसमें सुक्रोज आ सकता है, आपका सुक्रोज ये नॉन ओलेटाइल सॉल्यूट में आ सकता है। आपने क्या किया, इसे किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, सॉल्वेंट में आपने क्या किया, डिसॉल्व किया, घोल दिया, ठीक है। आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो, तो देखो क्या होता है कि डिसॉल्व करने के बाद जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता है किसका? होता है सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। और प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर आप प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट की बात करें, वो सॉल्यूशन से क्या होता है, मोर होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है? अब जैसे सॉल्वेंट ज्यादा होता है, जिसके कारण इनकी फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, इनकी फ्रीजिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाती है, यानी सॉल्यूशन की कम होती है, रिड्यूस हो जाती है, ये देखने को मिलता है, राइट बेटा। अब देखो आगे, देखो कॉन्सेप्ट। अभी मान लो कि क्या हुआ, आपने सॉल्वेंट, सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट जैसे आपने ले लिया वाटर, ठीक है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट मान लो ये है TF नॉट, और आपने ले लिया सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन आपने कैसे प्रिपेयर किया है? आपने इसमें सुक्रोज घोला है, आपने इसमें क्या घोला है, सुक्रोज घोला है, यानी सॉल्यूशन है सुक्रोज प्लस वाटर। तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये है TF। आपको पता है अभी मैंने कहा कि जो TF नॉट होगा इज ग्रेटर देन TF, TF से ज्यादा होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, जिन दोनों का जो डिफरेंस होता है TF, वो कैसे निकाला जाएगा, TF नॉट माइनस TF, राइट। एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इसके लिए आपको पता है कि जैसे आपने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच खींचा, तो सॉल्वेंट का मान लो ये सॉलिड स्टेट का आपको दे दिया गया, सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर दे दिया गया है, ये पॉइंट मान लो B है। और ये सॉल्वेंट C का जैसे जैसे टेम्परेचर घटा रहे थे, तो पॉइंट पॉइंट बी पर जब इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो जिस टेम्परेचर पर होता है उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, TF नॉट कहते हैं। और जब हम सोल्यूशन लेते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, इसीलिए क्या होता है कि देखिए ये कहीं ना कहीं इस पॉइंट C पर, इस पॉइंट C पर ये जा करके क्या हो रहा है,
इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है। तो कौन सा टेम्परेचर मिला? टेम्परेचर मिला TF। तो ये इसकी फ्रीजिंग पॉइंट है। तो ये समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हो गया कि सॉल्वेंट H2O और ये आपकी सैल्यूट प्लस H2O, सैल्यूट प्लस H2O, दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। एक बात और भी याद रखो, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है आपका, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या होता है? ये मोलैलिटी के पैरेलल क्या होता है? मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप निकालोगे तो निकालने पे क्या मिलेगा? मिलता ये है डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी का जब ये प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करते हैं और इस तरीके से आ जाता है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, जहाँ KF एक मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या है कि चूंकि दोनों ये जो KF की वैल्यू है ना, KF की वैल्यू दोनों सोल्यूशन सुक्रोज के सेम मोलरिटी के साथ हैं, लेकिन प्रिपेयर टू डिफरेंट सॉल्वेंट में किए गए हैं। और यहाँ ये लाइन बिल्कुल क्लियर है, NCERT की लाइन है कि भैया वैल्यूज ऑफ KF वो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट होती है, क्योंकि KF डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो जब नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है तो फिर KF की वैल्यू दोनों सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन A के लिए अलग होगी, सोल्यूशन B के लिए अलग होगी। ये दोनों वैल्यू XY हो सकती है, सेम नहीं होगी। तो जब डिफरेंट होगी तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, ये भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो जो क्वेश्चन में दिया गया था, पहला स्टेटमेंट दिया गया था, क्या दिया गया था? कि इनका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इनकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय द इक्वेशन पाई इक्वल टू CRT। क्या ये सही है स्टेटमेंट? तो आपको पता ही है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये बिल्कुल सही है कि ये क्या होती है, ये बिल्कुल सही है, ये होती है पाई इक्वल टू क्या होती है? ये होती है CRT। अब आप कहेंगे सर यहाँ आई क्यों लगाया है? तो देखिए एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वो क्या रखना पड़ेगा? वो ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये डिपेंड्स करती है ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। ये किस पे डिपेंड करती है? ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। अब आपको पता है कि अगर डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन का केस है, ठीक है, डिसोसिएशन का केस है या एसोसिएशन का केस है, एसोसिएशन का केस है, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है ना सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इंक्रीज हो सकते हैं इन केस ऑफ डिसोसिएशन, और इन केस ऑफ एसोसिएशन वो डिक्रीज हो सकते हैं। तो इन इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर के कैलकुलेशन के लिए ये आई की वैल्यू, जिसको हम वांट हाफ फैक्टर कहते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और जिससे हमें एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। अब हम थर्ड पे आते हैं। देयर आर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 m एक्वियस सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड दिया गया है, पोटेशियम क्लोराइड दिया गया है, एसिटिक एसिड दिया गया है और सुक्रोज दिया गया है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल क्लियर समझाया है कि जब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो आप इस्तेमाल करते हो पाई इक्वल टू
आई इंटू सी आर टी। अब आई इंटू सी आर टी का मतलब हो गया, आई का मतलब हो गया, कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, आप यहाँ कह सकते हो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितना है, फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के पहले कितना था, तो आप आई को कैलकुलेट कर लोगे। अभी देखो क्या है कि आई की वैल्यू, अब हम अगर बात करें आई की वैल्यू निकालें, किसके लिए निकालें, आई की वैल्यू BaCl2 के लिए निकालें, BaCl2 के लिए आई की वैल्यू BaCl2 के लिए निकालें, तो आपको पता है कि जब BaCl2 का डिसोसिएशन होता है तो ये Ba 2+ देता है और 2Cl माइनस देता है। तो 1 मोल बिफोर डिसोसिएशन और आफ्टर डिसोसिएशन 1 मोल और ये 2 मोल, यानी अगर देखा जाए तो आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है 3, राइट। तो जाहिर सी बात है डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं ना कहीं वाटर में आपके क्या हो रहे हैं, बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका KCl दिया गया है, ठीक है, ये KCl दिया गया है। KCl का डिसोसिएशन होगा तो ये K+ देगा और Cl माइनस देगा। तो देखो क्या है कि यहाँ पे आपने 1 मोल लिया तो 1 मोल आपको K+ मिल रहा है और 1 मोल आपको Cl माइनस मिल रहा है, राइट। तो इसका मतलब आप ये देखेंगे आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जा रही है, यहाँ पे 2 आ जा रही है, राइट। अब जब हम CH3COOH लेते हैं, CH3COOH, तो देखने से तो हमको यही लगता है कि CH3COO1 माइनस और ये H+, मतलब यहाँ भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो कंप्लीटली नहीं होती, वो कंप्लीटली नहीं होती है, ठीक है, वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, नॉट कंप्लीटली डिसोसिएटेड। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आप कह सकते हो कि 2 से कम होती है। ये क्या होती है, 2 से कम होती है। जब 2 से कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इसके नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन में कम हो जाएंगे। और अगर हम सुक्रोज की बात करेंगे, लास्ट सुक्रोज की बात करें, C12H22O11, ये क्या है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर कंपाउंड है। नॉन पोलर कंपाउंड है तो इसका डिसोसिएशन तो होना ही नहीं है, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स की नंबर्स इंक्रीज नहीं होते हैं, ये इंक्रीज नहीं होते हैं, राइट। तो फिर हम बात करें इस हिसाब से कि नंबर ऑफ पार्टिकल BaCl2 के लिए सबसे ज़्यादा होगी। BaCl2 में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गई, इसके लिए आई की वैल्यू सबसे ज़्यादा, राइट। उसके बाद आता है KCl की बारी, फिर आती है CH3COOH की बारी, और फिर लास्ट में हमारी आती है सुक्रोज आती है, C12H22O11। तो इसका मतलब हमारा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो सेकंड भी ट्रू हो गया और थर्ड भी ट्रू हो गया। अब हम आते हैं थर्ड कि राउल्ट्स लॉ के अनुसार जो वेपर प्रेशर होता है किसी वोलेटाइल कंपोनेंट के द्वारा उत्पन्न होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। मतलब ये हुआ कि अगर हमने, कहने का क्या सेंस है, कहने का सेंस क्या है, ये देखिए कि जब आप क्या करते हो, मान लो आप क्या करते हो, 1 मिनट, आपने ले लिया एक सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है। इस सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट, मान लीजिए किसी सॉल्वेंट 1 का इस्तेमाल किया और इसमें आपने सॉल्यूट को डिजॉल्व कर दिया, सॉल्यूट हमारा 2 है। तो ये राउल्ट ने कहा कि जो वेपर प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, वो किस पे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन, वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको आप इस इक्वेशन से कहते हो P1 = P1 इंटू x1 यहाँ रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, P1 इंटू x1,
तो इस तरीके से आपके ये स्टेटमेंट थर्ड वाले भी सही हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं इसका लाभ आपको जरूर